बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे रिसर्च स्टूडेंट फॉर मास्टर्स और फॉर पीएचडी के लिए आप किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। इससे पहले मैंने अपने आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए कैसे फिल करना है वो बताया था। आज मैं आपको रिसर्च स्टूडेंट यानी मास्टर्स और पीएचडी के लिए आप किस तरह से फिल करोगे, आज मैं आपको इसमें फिल करना बताऊँगी। और इसमें मैं आपको जो मैंने आपको कहा था कि मैं 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, आप किस तरह से उनको आंसर करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी इस ही वीडियो में कि आप उनका किस तरह से अच्छा सा आंसर दोगे, किस तरह से उनकी की पॉइंट्स में बताओगे ताकि आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएं इस स्कॉलरशिप के साथ ही। अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और अपना कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ आपको बताना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर देखें, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन इसी तरह के 2 क्वेश्चन जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हैं और 3 क्वेश्चन जो है वो मास्टर्स वालों के लिए होते हैं। आपको ये आंसर करने होते हैं। आप इससे आपसे पूछा जाता है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था आपका जापान में आने के लिए, मतलब आप क्यों इंटरेस्ट हुआ, आप जापान में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपने जापान अपनी ग्रेजुएट स्टडी के लिए मतलब एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए जापान को ही चूज़ क्यों किया। और तीसरा क्वेश्चन आपसे करते हैं कि आप अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आप जापान और अपनी कंट्री की बेनिफिट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी और बाकी आपको फिल करना भी बता दूंगी किस तरह से आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट फिल कर सकते हो या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। और बाकी जितनी भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसका पूरी कोशिश करती हूँ फ़ौरन उसका आपको जवाब दे दूँ ताकि आप जो है वो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लें। अंडर ग्रेजुएट के लिए 31 लास्ट डेट है, जबकि मास्टर्स और पीएचडी के लिए 27 मई जो है वो लास्ट डेट है। अच्छा, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सबसे पहले अपना सरनेम और गिवन नेम लिखना है। ये आप वही लिखोगे जो आपके सनद के ऊपर या आपके सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑफिशियल होगा। उसके बाद आप अपनी जेंडर बता दोगे, मैरिटल स्टेटस बता दोगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो वही 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपने ये ख्याल करना है कि जब आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करोगे तो आपने उसके पीछे अपना नाम और अपनी नेशनैलिटी ज़रूर लिखनी है, तब आप पेस्ट करोगे। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास जापानीज़ नेशनैलिटी है तो आप वो लिख दोगे, नहीं है तो इसको नो कर दोगे। उसके बाद आपकी अगर है तो आप उसकी यहाँ पर एक्सपायरेशन डेट लिख दोगे, कब से कब तक आपके पास है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अप्रैल 2026 तक कलेक्ट करके लिखनी है, आपकी जितनी भी बनती है। साथ इस वाले बॉक्स में अपनी एज लिख दोगे। उसके बाद आपका करंट एड्रेस आ जाएगा, कहाँ पर रह रहे हो आप वो एड्रेस आ जाएगा, आपका सिटी आ जाएगी, आपकी कंट्री आ जाएगी। और अगर आप जो है वो जापान के अंदर रह रहे हो, अभी करंटली जो है जापान के अंदर हो, तो आपका वीज़ा स्टेटस क्या है यहाँ पर वो बता दोगे। उसके बाद अगर आपका एड्रेस जब आप जापान से अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जब आप जापान आओगे तो आपका एड्रेस यही रहेगा जो आपने ऊपर बताया है करंट एड्रेस में। अगर यही रहेगा तो आप सेम एज अबव कर दोगे। अगर चेंज हो जाएगा तो आप अपना करंट एड्रेस लिखोगे, कंट्री लिखोगे। उसके बाद आपको जो है वो ये बताया हुआ है कि अगर आप जापान आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप अपनी होम कंट्री के अंदर नहीं होते तो आपकी स्पॉन्सर नहीं करेगी स्कॉलरशिप। टिकट्स आपको खुद ही अपनी टिकट्स करवानी होंगी। तो टिकट्स लेने के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए आना चाहते हो जापान में, आप अपने मुल्क के अंदर मौजूद हो, तभी आपको एयरपोर्ट टिकट्स मिलती हैं। उसके बाद आपकी जो है वो पूछा हुआ है कि नेम ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिस, आपने यहाँ पर इस्लामाबाद एम्बेसी का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। और अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी कौंसुलेट और एम्बेसीज आपकी हैं तो आप यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आप ये भी यहाँ से चेक कर सकते हो अपनी कंट्री के हिसाब से। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं येस और नो में। अगर आपको पहले मैक्स स्कॉलरशिप मिली है तो आप उसको येस कर दोगे, और अगर नहीं मिली तो इसको नो कर दोगे। उसके बाद अगर येस की है तो कब से कब तक थी, प्रोग्राम का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, और कब से कब तक आपको मिली थी। और उसके अलावा आपसे जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपके पास अगर जो है वो एजुकेशन 3 ईयर्स एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें वो लिखोगे। अगर आपके पास है तो आप येस कर दोगे, नहीं है तो नो कर दोगे। उसके बाद जितनी भी आपके पास होंगी आप उनकी डिटेल्स यहाँ पर लिख दोगे। इंस्टीट्यूशन, ड्यूरेशन, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा।
मैं जितने जल्दी हो सकता है मैं आपको फिल करना जल्दी बता रही हूँ, ताकि आपको जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको वो समझ में आ जाए और आप उनका आंसर बहुत अच्छे से दे दो। और इसके अलावा आपसे पूछा हुआ है कि आपके मैक्स के अलावा कोई और स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, अगर मिल रही है तो यस, और नहीं मिल रही तो नो करेंगे। और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो उस स्कॉलरशिप का नाम क्या है, स्पॉन्सर कौन है, कब से कब तक मिली और अमाउंट क्या थी, आप ये लिखोगे। उसके बाद आपकी आ जाती है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब आप अपनी सारी एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर लिखोगे। एजुकेशन डिटेल प्राइमरी की आ जाएगी, सबसे पहले 5 इयर्स आ जाएगी, उसके बाद आपकी जो है वो नेक्स्ट 5 इयर्स या आपके जो है मैट्रिक आ जाएगी, उसके बाद आपका हाई स्कूल आ जाएगा, और हाई स्कूल के बाद आपकी आ जाएगी अंडर ग्रेजुएट। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएट में यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ग्रेजुएट तक आ जाएगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट तक फिल करोगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ तक आपकी मास्टर तक आ जाएगी। इसमें आपने अपनी सिटी, टाउन, प्रोविंस सब कुछ लिखना है, और आपने यहाँ पर ग्रेजुएट पर टिक करना है कि ग्रेजुएट हो चुके हो, या अगर नहीं हुए तो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन पे लिखोगे, और अगर ग्रेजुएट हो चुके हो तो उसको टिक कर दोगे। आपकी इसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर रिमार्क्स में आप बता दो कि ग्रेजुएट हो चुके हो, ग्रेजुएट नहीं हुए। उसके बाद आपकी फ़ील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, आपने पास्ट में कौन सी फ़ील्ड पढ़ी है और उसका क्या था, तो आप इसी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर दे दोगे कि मैंने ये स्पेशलाइजेशन, मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, या आपने जो अंडर ग्रेजुएशन में थीसिस किया था आप उसका थीम, उसका डिटेल, उसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर बता दोगे कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई बुक्स, थीसिस या आपने कुछ भी पब्लिश किया है, आपके पास कोई बुक है, आपके पास कोई रिसर्च पेपर है, या आप अपनी जो है वो कुछ भी आपके पास साइंटिफिक है, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दे दोगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी थीसिस के भी यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपका अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, प्लीज़ मेक श्योर टू सबमिट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस इन सेपरेट पेपर विद योर नेम और इफ़ यू सेलेक्ट यस इन द अबव आइटम 13। अगर आपने इसको यस सेलेक्ट किया है तो आप अपना एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, अपना एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर सबमिट करवाओगे अंडर ग्रेजुएट में जो आपने किया था। उसके बाद द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, अगर आप जापान में अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको टिक करोगे, अगर आप डॉक्टरल के लिए कर रहे हो तो इसको करोगे। और उसके बाद आपका अराइवल पूछा हुआ है कि आप कब आना चाहते हो, सितंबर और अक्टूबर में आओगे या आप अप्रैल वाले इनटेक में आओगे। अगर आप दोनों ओके हैं आपके लिए, आप दोनों में किसी में भी आ सकते हो, तो आप इसको टिक कर सकते हो कि दोनों ओके हैं, जिसमें भी आपका होता है तो वो उसी इनटेक में आप चले जाओगे। टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, अच्छा आपसे अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे ये पूछा हुआ है कि अप टू द कम्प्लीशन ऑफ मास्टर डिग्री, मतलब जब आप सिर्फ मास्टर करना चाहते हो जापान से, या अप टू द कम्प्लीशन ऑफ डॉक्टोरल प्रोग्राम, या आप डॉक्टोरल के लिए भी करना चाहते हो, तो आप इन दोनों को भी टिक कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एमफिल करोगे वहाँ पर तो आप इसको टिक करोगे। और डू यू हैव करंटली हैव जॉब, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो इसको यस कर दो, अगर नहीं करते तो नो कर दो। और अगर जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपने अगर कोई जॉब की है, कोई पार्ट टाइम काम किया है, कोई किसी चीज़ में वॉलंटियर थे, आपकी जो 2 रीसेंट जॉब्स होंगी आप यहाँ पर उसकी डिटेल लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, टाइम लिखोगे कब से कब तक थी, उसके बाद पोजीशन लिखोगे क्या कौन सी पोजीशन थी, उसके बाद टाइप ऑफ वर्क लिखोगे, किस किस्म का काम, किस तरह का काम आप वहाँ पर करते थे। अच्छा, अब आ जाती है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म का। अंडर ग्रेजुएट के लिए भी इस तरह के 2 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इन्हीं पॉइंट्स में से निकाल कर कुछ जो है वो आंसर बना सकते हो। और जो एमफिल और पीएचडी के वाले हैं उनके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपके पास है व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, आपको जापान में आने के लिए कौन सा ट्रिगर पॉइंट था कि आपको इंटरेस्ट हुआ जापान में पढ़ने के लिए। आपने अपनी मास्टर्स और एमफिल के लिए, आपने एमफिल और पीएचडी के लिए जापान को ही क्यों चूज़ किया, और आप क्या करोगे दोनों मुल्कों में की बेहतरी के दरमियान। तो इनका आंसर मैं बताने लगी हूँ, डिटेल में थोड़ा सा बता दूँगी। उससे पहले आपकी यहाँ पर लैंग्वेज एबिलिटी बताई हुई है, आप उसी हिसाब से जापानीज़ का बता दोगे आती है नहीं आती, और अगर आती है तो आप उसी हिसाब से एक्सीलेंट में 3 और गुड में 2 और फेयर में 1 दे दोगे। इंग्लिश के बता दोगे यहाँ पर, और अगर इंग्लिश का कोई कोर्स है तो आप इसको लिख दोगे अगर आपके पास टोफल या आइल्स है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दें।
उसके बाद अगर आप किसी डिपेंडेंट को लेके आना चाहते हो अपने साथ, आप उसका लिख दोगे यहाँ पर। अपने किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ पर लाना चाहते हो जापान में, जैसे अगर हस्बैंड की हुई है तो वो अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, अगर वाइफ की हुई है तो वो हस्बैंड को बुला सकती हैं। उसका आप रिलेशनशिप लिख दोगे, नाम लिख दोगे, एज लिख दोगे, नेशनलिटी लिखोगे, उसी हिसाब से जिन जिन को आप बुलाना चाहते हो डिपेंडेंट वीज़ा पर। उसके बाद आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल यहाँ पर देनी होती है। आप किसी की भी दे सकते हो, यहाँ पर उसका नाम लिखोगे, करंट एड्रेस लिखोगे, फ़ोन नंबर, ईमेल, रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन लिखोगे। और अगर आपने पास्ट में जापान विज़िट किया है तो आप यहाँ पर अपने स्टेज बता दोगे, अपना पर्पस बता दोगे कि मैं इतनी दफ़ा यहाँ पर रुका था और इतनी दफ़ा आया था। ये फिल करने के बाद ये टिक चेक कर दोगे बॉक्स में। एप्लीकेशन की डेट लिख दोगे, कब आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपने कब किया, अपनी डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करवाने लगे हो, तो वो यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक है, ये वाला फिल करना मैंने आपको बता दिया किस तरह से फिल करना है। अब मैं आपको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर बताती हूँ कि आप कौन कौन से पॉइंट इनमें लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा हुआ है कि आपको जापान में इंटरेस्ट क्यों हुआ आने के लिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं, आप इस हिसाब से अपना आंसर बनाकर दे सकते हो। आप एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर सकते हो कि आपको एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ में जापान में बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आप ये कर सकते हो। आप इसके बारे में बात कर सकते हो कि आप अगर यहाँ पर आते हो जापान के अंदर आपको कितनी ज़्यादा एकेडमिक एक्सेल करोगे यहाँ पर आने के बाद। उसके बाद आप कल्चरल फैसिनेशन की बात कर सकते हो कि आपको कल्चर जो है वो जापान का बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, जिसने आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया कि आप जापान में आकर अपनी स्टडी कंप्लीट करो। आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो कि जापान की टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर जापान की जो रिसर्च और है और जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, उसने आपको अंदर इंटरेस्ट पैदा किया कि आप जापान के अंदर स्कॉलरशिप करो। और उसके बाद आप लैंग्वेज लर्निंग की बात कर सकते हो कि जापानीज़ लैंग्वेज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इसको सीखना चाहते हो, इसलिए आप जापान में आपको इंटरेस्ट हुआ, आप जापान में आओ। उसके बाद आप अपने फ्यूचर गोल्स की बात कर सकते हो कि मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो मैं आगे काम करना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपनी एजुकेशन जापान में कंप्लीट करूँ। आप इन पॉइंट्स को किसी भी तरह अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। इसको आप अपनी स्टडी से भी रिलेट कर सकते हो इन पॉइंट्स को। तो आप कोशिश करो कि इन वाले 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपने जापान को ही अपनी एमफिल और पीएचडी की स्टडी के लिए ही क्यों चूज़ किया। तो आप यहाँ पर ये वाले पॉइंट डाल सकते हो कि इनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस है इनकी रिसर्च। तो मेरी ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि मैं ये रिसर्च और ये चीज़ें सीख सकूँ। जापान में आने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर सकते हो कि इनकी यूनिवर्सिटीज़, इनका स्टाफ, इनके टीचर्स अप टू डेट हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ करिकुलम बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटीज़ का, इसलिए आप जाना चाहते हो अपनी ग्रेजुएट स्टडी के लिए। उसके बाद आप ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर सकते हो कि अगर आप जापान के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो तो आपको बाकी ग्लोबल नेटवर्किंग सीखने का, बाकी कंट्रीज़ की किस तरह से काम करती हैं, आपको बाकी लोगों से, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेल होंगी। आप इसकी बात कर सकते हो। आप अपने करियर के हिसाब से इसमें बात कर सकते हो कि करियर प्रोस्पेक्ट्स आपके जो हैं आपकी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपनी जापान के अंदर एजुकेशन कंप्लीट करो। थर्ड आपसे पूछा हुआ है कि आप अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप क्या करोगे जापान और अपने कंट्री के लिए। तो आप यहाँ पर ये आंसर दे सकते हो कि कल्चर एक्सचेंज करोगे। सबसे बड़ी बात कि जापान का कल्चर, जो चीज़ें आप सीखोगे जापान के अंदर, उसमें अपनी कंट्री पर एक्सेल करोगे आने के बाद। अपने जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके फेलोज़ कोलीग हैं, आप उनका कल्चर प्रमोट करोगे। आप इसको ज़रूर ऐड करना, क्योंकि ये लोग अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो अगर आप इनके कल्चर की बात करोगे कि मैं कल्चर को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपका कल्चर, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए पॉइंट होगा। आप एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात कर सकते हो कि आप जब वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे तो आप कोलैबोरेट करोगे, कि आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हो अपनी एजुकेशन के हिसाब से, कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट, इस तरह का काम जो है वो दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए करूँगा, कोलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा दोनों कंट्रीज़ के कोलीग के स्टूडेंट्स को।
उसके बाद आप रिसर्च कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हो कि मैं दोनों मुल्कों की रिसर्च में बेहतरी करूँगा, दोनों के लिए काम करूँगा जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और आप इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो अपने हिसाब से और इसमें डाल सकते हो। आप अपनी जितनी भी आपकी एजुकेशन है आप उस हिसाब से कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि मैं जो जापान में सीखूँगा अच्छी चीज़ें वो मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को सिखाऊँ, और जितनी भी वहाँ पर कल्चर होगा, जितनी लैंग्वेजेस होंगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं पाकिस्तान में वापस आने के बाद उनको बेहतर तौर पर जो है वो स्टूडेंट्स को उसमें अप टू डेट कर सकूं। तो आपने ये बात ज़रूर करनी है कि मैं वापस आकर पाकिस्तान में बेहतरी के लिए काम करूंगा, दोनों के लिए बेहतर होगी, और मैं जो जापान की इमेज है पाकिस्तान के अंदर उसको बहुत अच्छी करने की कोशिश करूँगा। तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हो। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है इनके अंदर आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूँगी। और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैं कल आपको फिल करना बता दूँगी किस तरह से करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।